नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारा नाम सुरेश धर दुबे और हम आप लोगों के साथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर डिस्कशन करेंगे। आज हम आप लोगों के साथ बीए पार्ट 3 के सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। यह सिलेबस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा रिकमेंडेड सिलेबस ही है। इसमें हमने किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया है, ना तो अपने से कुछ इसमें ऐड किया है और ना ही हमने कुछ इसमें से हटाया है। यह जैसा विश्वविद्यालय का सिलेबस है उसी को बस हमने अपने रूप में प्रस्तुत किया है आप लोगों के सामने। तो आइए देखते हैं कि बीए पार्ट 3 में आप लोगों से विश्वविद्यालय क्या उम्मीद करता है और उस पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ यह भी ध्यान में रखकर पढ़ेंगे कि भविष्य में जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखें उसमें आप अपने इस टॉपिक को भी बेहतर तरीके से तैयार करके अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। तो इसी दृष्टिकोण से हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे कि आप अपनी वर्तमान आवश्यकता को पूर्ति तो कर लें, लेकिन भविष्य में आने वाले सभी एग्ज़ामों में भी आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें, इसी दृष्टिकोण से हम इसको पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि बीएससी पार्ट 3 या बीए पार्ट 3 में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो ज्योग्राफी है यह साइंस का भी पार्ट है और आर्ट का भी पार्ट है, इसलिए इसे बीए के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, साथ में बीएससी के भी स्टूडेंट पढ़ते हैं। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर जो ज्योग्राफी है यह साइंटिफिक टेम्परामेंट का है, इसलिए जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन जो आर्ट बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए भी यह मुश्किल भी नहीं है, वो भी आराम से इसे समझ लेते हैं, क्योंकि इसका बहुत सा पोर्शन थ्योरेटिकल भी है। तो यह हर दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा ही साबित होता है, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हों चाहे आप आर्ट बैकग्राउंड के हों। लेकिन अब आप बीए पार्ट 3 के बाद हो सकता है किसी न किसी प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए कोई न कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठें, तो इसलिए भी आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। या हो सकता है आगे आप एमए में प्रवेश लें, यूजीसी, हायर, इन सब एग्ज़ामों में भी जा सकते हैं। तो आप अपने सिलेबस को देखने के साथ साथ अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सिलेबस को भी देखिएगा। तो आपके बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या एमए, इन्हीं सब सिलेबस को मिला करके ही अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस बनाए जाते हैं। अगर यूजीसी की बात करें तो वहाँ पर वैसे 10 टॉपिक मेंशन है और ये 10 टॉपिक आपके बीए पार्ट 1 से लेकर के एमए तक के ही हैं। इन्हीं पर आप केवल कमांड कर लीजिए, तो आपको फिर से इसे अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि बीए पार्ट 3 में किन किन टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो बीए पार्ट 3 है, जैसे बीए पार्ट 1 में आपने देखा था कि 2 पेपर थ्योरेटिकल होगा और 1 पेपर प्रैक्टिकल होगा। थ्योरेटिकल 50-50 नंबर के और प्रैक्टिकल 50 नंबर का। थ्योरेटिकल 3 घंटे का और प्रैक्टिकल 6 घंटे का। उसी प्रकार था सेम बीए पार्ट 2 का, लेकिन जो बीए पार्ट 3 है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। यहाँ पर आप देखेंगे बीए पार्ट 3 में आपका थ्योरेटिकल 3 पेपर होगा और प्रैक्टिकली 1 पेपर होगा। यहाँ पर जो थ्योरेटिकल पेपर होगा यह 50-50 नंबर का होगा और समय 3-3 घंटे होगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल होगा यह 75 नंबर का होगा। कितने का होगा? 75 नंबर का होगा। यहाँ पर उसका संक्षेप में मेंशन किया गया, आप इसको देख लीजिए आराम से। यहाँ पर जो पेपर 1 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। वैसे आप बीए पार्ट 1 में आप देखे थे कि वहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़े, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़े हैं। अगर बीए पार्ट 2 में आप देखें तो प्रादेशिक भूगोल पढ़े हैं, भारत का भूगोल पढ़े हैं। लेकिन जब बीए पार्ट 3 में आते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि जो सैद्धांतिक भूगोल है, जिसको कहते हैं भूगोल का सैद्धांतिक पक्ष, उसकी यहाँ पर बात की जाती है, जो आपके पेपर फर्स्ट में पूछा जाएगा। लेकिन जो पेपर सेकंड होगा, यहाँ पर अर्थ डायनेमिक्स होगा, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के इसके मूवमेंट से लेकर के ये सब चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। और जो पेपर 3 होगा, यहाँ पर पूछा जाएगा ज्योग्राफिकल पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, यानी जनसंख्या भूगोल और अधिवास। तो जनसंख्या भूगोल और अधिवास पेपर 3 में रहेगा। अर्थ का डायनेमिक्स, जो पृथ्वी का मूवमेंट है उससे संबंधित, यानी इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं अर्थ डायनेमिक्स में, हम लोग अभी सिलेबस में देखेंगे, वह सब इसके पेपर सेकंड में रहेगा। लेकिन जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जिसको कहते हैं सैद्धांतिक पक्ष, यह इसके पेपर फर्स्ट में रहेगा। इसके साथ ही एक प्रैक्टिकल भी होगा। थ्योरेटिकल 50-50 नंबर के हैं और प्रैक्टिकल 75 नंबर का है। थ्योरेटिकल पेपर 3-3 घंटे का होगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल होगा यह आपका टोटल कितने घंटे का होगा? यह 6 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा? 6 घंटे का होगा। यहाँ पर लिखा है, देखिए, ईच थ्योरेटिकल पेपर विल बी सेल 3 आवर्स ड्यूरेशन। कितने के हैं? 3 घंटे का आपका थ्योरी हो गया। साथ में क्या है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा यह कितने घंटे का होगा? 4 घंटे का होगा। ठीक है, और ये कैसे किया जाएगा? 2 एग्जामों में किया जाएगा, यानी इसके 2 फेज होंगे करने के, तो उस आधार पर इसको किया जाएगा। तो थोड़ा सा परिवर्तन है बीए पार्ट 1 और पार्ट 2 की तुलना में। 3 थ्योरी हो गया और प्रैक्टिकल कितना हो गया? 75 नंबर का हो गया। ठीक है, यह मोटी मोटा इसके बारे में जानकारी है। पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा? जो सैद्धांतिक पक्ष है। पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा? अर्थ का डायनेमिक्स पूछा जाएगा। पेपर 3 में क्या पूछा जाएगा? यहाँ पर ज्योग्राफिकल, यानी जो अधिवास है और जनसंख्या भूगोल पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं एक एक पेपर कि पेपर 1 में कितने क्वेश्चन होंगे। तो जैसे आपने अब तक बीए पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा था कि एक पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे टोटल? 9। कितने यूनिट से? 4 यूनिट से। अटेम्प्ट कितने करने हैं? 5। नंबर कितने रहेंगे? 50। लेकिन पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? कंपलसरी। तो उसी पेपर 1 का कितने यूनिट में विभाजन है? 4 यूनिट में विभाजन किया गया है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर ऊपर वही लिखा गया कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। टोटल 9 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, नंबर 50 रहेगा, समय 3 घंटा रहेगा। इसका जो पहला यूनिट है, वैसे पेपर फर्स्ट किसका है? जो ज्योग्राफिकल थॉट है उस पर है, यानी जो सैद्धांतिक पक्ष है उसी पे है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत से भूगोलवेत्ता हैं, प्राचीन काल के, फिर रोमन हैं, फिर अरब के हैं, बहुत से भूगोलवेत्ता हैं। उन सब भूगोलवेत्ताओं का हम लोग क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता कैसे हैं, फ्रांसीसी कैसे हैं, अमेरिकी कैसे हैं, रूस के कैसे हैं, भारत के कैसे हैं, इन सब भूगोलवेत्ताओं का क्या योगदान है, इन सभी चीज़ों पर हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो यह उसी के बारे में दिया है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मीनिंग क्या है और इसका स्कोप क्या है, इसका यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। और किस प्रकार से इससे संबंधित जो सिद्धांत है वह लगातार परिवर्तित हो रहे हैं। वर्तमान में इसकी क्या संकल्पना है और अतीत में क्या थी और भविष्य में क्या है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में जो इसका यूनिट 2 है, इसमें आप देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन द एंशिएंट क्लासिकल पीरियड, यानी हमने कहा जो एक क्रमबद्ध तरीके से ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ है एंशिएंट काल में, ग्रीक काल में, फिर यूरोप में, मतलब अंध युग जो था जिसमें अरब का योगदान था, फिर हम कह सकते हैं क्लासिकल जो एज था, उन सभी में क्या क्या इस ज्योग्राफी के थॉट में परिवर्तन आया है, उसका हम लोग अध्ययन कहाँ करेंगे? इस यूनिट 2 में करेंगे। अगर हम बात करें यूनिट 3 में क्या होगा, तो यहाँ पर है डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन द मॉडर्न क्लासिकल पीरियड, यानी ज्योग्राफी का एक इतिहास है। तो हम लोग अतीत से शुरू करेंगे और वर्तमान तक आएंगे, लेकिन उसी को यह विश्वविद्यालय आपके यूनिट में विभक्त करके आपसे पूछेगा। लेकिन हम लोग यूनिट के साथ साथ इसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जर्मन है, फ्रेंच है, ब्रिटिश है, अमेरिकन है और रशियन,
इन सभी भूगोलवेत्ताओं का क्या क्या योगदान है और क्या क्या सिद्धांत हैं, इस पर हम लोग डिटेल में अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। हाँ, यहाँ पर जो चौथी यूनिट है, यहाँ पर कुछ संदर्भ की बात आती है, यानी कुछ एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक दूसरे में डिलेमा वाली स्थिति आती है कि कुछ भूगोलवेत्ता एक पथ पे चले जाते हैं तो कुछ भूगोलवेत्ता दूसरे पथ पे चले जाते हैं। यानी भूगोल में क्या हो गया, एक प्रकार से विभाजन की संकल्पना आ जाती है जिसको कहते हैं संदर्भ। उसी में कुछ लोग भौतिक भूगोल हो जाते हैं तो कुछ लोग मानव भूगोल हो जाते हैं। कुछ लोग, अगर हम बात करें निश्चयवाद है, तो कुछ लोग संभववाद हैं। कुछ लोग हैं कि जो क्रमबद्ध भूगोल की बात करते हैं, तो कुछ लोग प्रादेशिक भूगोल की बात करते हैं। इस प्रकार की जो संदर्भ वाली स्थितियां हैं, यानी जिसको हम कहते हैं डाइकोटोमिक्स इन ज्योग्राफी, तो इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसी में पहला है फिजिकल वर्सेस ह्यूमन, यानी भौतिक भूगोल वर्सेस मानव भूगोल। सिस्टमेटिक भूगोल, रीजनल भूगोल यानी प्रादेशिक भूगोल। तो इस प्रकार से बहुत से अप्रोचेज हैं कि यानी एक भूगोल चल रहा है तो उसका एक प्रतिद्वंदी है। इस प्रकार से क्या किया गया है, यानी भूगोल को क्या किया गया, यहाँ पर विभाजित किया गया है दो दृष्टिकोणों में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं संदर्भ। यानी एक लोग कुछ बोले तो दूसरा लोग क्या करते हैं, उसका विरोध कर देते हैं। तो इस प्रकार एक संदर्भ का भी युग चला है और उस संदर्भ के युग को हम लोग यूनिट 4 में पढ़ेंगे। जबकि यूनिट 1 में इस थॉट का ज्योग्राफी में क्या योगदान है यह है, दूसरे में इसका हम लोग क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं और तीसरे में अध्ययन करते हुए वर्तमान में आते हैं और चौथे में क्या कर लेते हैं, इससे संबंधित जो कुछ डिलेमा वाली स्थिति है, यानी एक ही विषय वस्तु को दो दृष्टिकोण से देखने का जो यहाँ पर हम कह सकते हैं रवैया है, उसी को हम लोग कहते हैं संदर्भ या डाइकोटोमिक्स। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से यहाँ पर दृष्टिकोण है किसी भी एक विषय वस्तु को देखने को। तो ठीक है, यह आपके पेपर 1 में रहेगा 4 यूनिट के तहत, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। हाँ, इसके लिए कुछ पुस्तक है, आप उन पुस्तकों में से किसी भी पुस्तक को क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पर आप यह माजिद हुसैन जी की किताब ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। इनकी किताब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो आप इस किताब को क्या करेंगे, ले लेंगे। वैसे किताबें तो बहुत हैं, आवश्यकता अनुसार आप और भी किताब देख सकते हैं, लेकिन किसी एक किताब को आप आधार मान करके पढ़ लीजिए। जो आपके यहाँ अवेलेबल है उस किताब को आप आसानी से प्रेफर करिएगा। तो यहाँ पर माजिद हुसैन की है, एक इंग्लिश वर्जन और एक कैसी है, हिंदी वर्जन। यह इंग्लिश वर्जन और एक ऐसा है हिंदी वर्जन है जिसका नाम है भौगोलिक विचारधारा का इतिहास। तो यह भौगोलिक विचारधारा का इतिहास आप किसका ले लीजिएगा, माजिद हुसैन का ले लीजिएगा। यह हिंदी वर्जन का है, इसे आप पढ़ सकते हैं। और जो इंग्लिश में आप प्रेफर करना चाहें तो इवेल्युएशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, आप इस किताब को ले सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, इसके पेपर अगर हम 2 की बात करें कि जो बीए पार्ट 3 का पेपर नंबर 2 है, वहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर अर्थ के डायनेमिक्स की बात होती है। किसकी बात होती है, अर्थ के डायनेमिक्स की बात होती है। यह भी पेपर 3 घंटे का 50 नंबर का होगा। टोटल 9 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप इसको आराम से पढ़िएगा, कुछ और नहीं है। हाँ, अब देख लेते हैं कि इस पेपर के 4 यूनिट हैं, चारों यूनिट में क्या क्या मेंशन है उस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इसका पेपर 2 है बीए पार्ट 3 का, इस पेपर 2 में अर्थ डायनेमिक्स पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, अर्थ डायनेमिक्स। लेकिन यहाँ अर्थ डायनेमिक्स जो है 4 यूनिट में पूछा जाएगा। तो देख लेते हैं इसके पहले यूनिट में क्या रहेगा, इसके 2nd यूनिट में क्या रहेगा, इसके 3rd यूनिट में क्या रहेगा और इसके 4 यूनिट में क्या रहेगा। तो अगर हम बात करें यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 में आप देख रहे हैं क्या लिखा है, डायस्ट्रॉफिज्म वर्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, यानी जो महाद्वीप हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। फिर इसी में है ओशन बेसिन कैसे बनी है,
यानी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस प्रकार से महाद्वीप बने हैं, किस प्रकार से महासागर बने हैं, इस पर 2-3 थ्योरी हैं। और उसी थ्योरी में अगर हम बात करें तो जैसे लुथियन ग्रीन की थ्योरी है, एफ.बी. टेलर की थ्योरी है। इसी में अगर हम बात करें तो ए.जी. वैगनर की थ्योरी है। किसकी थ्योरी है? ए.जी. वैगनर की थ्योरी है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर किसकी थ्योरी है, ए.जी. वैगनर की थ्योरी है। फिर इसी में है प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी भी है, तो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी भी आप देख सकते हैं। इसी में संतुलन की भी थ्योरी है। फिर वॉल्केनिक है, हम कह सकते हैं यानी ज्वालामुखी है, चट्टान है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। तो यानी पूरी तरीके से अगर आप बीए पार्ट 1 देख रहे हैं जिसका नाम है भौतिक भूगोल, उस भौतिक भूगोल में हमने कुछ चीज़ें आपको बताया है, लेकिन उसी का यहाँ पर कुछ सेक्शन है जो आपको स्पेशली अध्ययन करना है। और ख़ास करके यहाँ पर क्या है, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। तो थ्योरेटिकल चीज़ें में यहाँ पर आप वैगनर को पढ़ सकते हैं, लुथियन ग्रीन को पढ़ सकते हैं, एफ.बी. टेलर को पढ़ सकते हैं, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ सकते हैं, समस्थितिकी को पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ कोबर की थ्योरी है, फिर थर्मल कन्वेंशनल थ्योरी, यानी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित या इसकी पर्वत संरचना से संबंधित या महासागर बेसिन, महाद्वीप, इन सब से संबंधित जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसका हम लोग कहाँ अध्ययन करेंगे, इसकी जो पेपर 2 है उस पेपर 2 के पहले यूनिट में करेंगे। यानी अर्थ डायनेमिक्स के तहत हम लोग जो पहले यूनिट देखेंगे उसमें जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसका अध्ययन किया जाएगा। इसी में जो दूसरा यूनिट है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसी में जैसे पर्वत संरचनाएँ हैं, माउंटेन हैं, ज्वालामुखी हैं, भूकंप हैं, इन सब चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, जो यूनिट 2 है। यहाँ पे यूनिट 1 है, यह यूनिट 2 है। यहाँ पर जो पर्वत की संरचनाएं हैं उसके बारे में पढ़ना है। और फिर इसी में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ना है, भूकंप को पढ़ना है, फिर जो संवहन धाराएं होती हैं, तरंग होती हैं, उसके बारे में पढ़ना है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो यूनिट 2 में रहेगी। वैसे हमने पहले ही कहा कि जब आप बीए पार्ट 1 में पढ़ रहे थे तो इसके अधिकांश पार्ट को वहाँ पे पढ़े हैं, फिर भी उसी का अब यहाँ पर इन्हांस रूप है और ज़्यादा विस्तृत रूप है, जिसमें आप कुछ चीज़ें और ऐड करके पढ़ते हैं। और ऐड क्या हो रहा है, केवल थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पर ऐड हो रहा है, जबकि वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें आप थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकली होती हैं, मतलब आप फिजिकल चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर फिजिकल के साथ साथ कैसा है, थ्योरेटिकल है जो आपको पढ़ना है। इसी के यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल, यानी जो डेविस का है, पेंक का है, किंग का है, इन सब लोगों ने हम कह सकते हैं एक साइकिल प्रतिरूप को बताया है कि किस प्रकार से लैंड का डेवलपमेंट होता है। तो लैंड के डेवलपमेंट से संबंधित कुछ यहाँ पर साइक्लिक कंसेप्ट दिए गए हैं जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग अध्ययन करेंगे कि डेविस का क्या है, पेंक का क्या है। फिर यहाँ पर और भी नाम आप देख सकते हैं। फिर इंटरप्शन ऑफ नॉर्मल साइकिल है कि जो साइकिल चल रही है इरोजन की, उस इरोजन की साइकिल में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, उस पर भी हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर इसी से संबंधित कुछ रिलीफ बनते हैं, यानी उच्चावच, तो पॉलीसाइक्लिक रिलीफ होते हैं। तो अभी आपको बहुत से टर्म इंग्लिश में नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप चिंता न करिएगा, जब हम लोग स्थल रूप को पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के लैंड फॉर्म को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें जो इंग्लिश में लिखी गई हैं आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। अभी हो सकता है सिलेबस को समझने में थोड़ा मुश्किल लग रहा हो कि सब इंग्लिश में है। इंग्लिश बस नाम का है, बाकी इंग्लिश ज़्यादा है नहीं। तो डेविस हैं, पेंक हैं, इनको विशेष तौर पे पढ़ना है। और जो डेविस का साइक्लिक इरोजन है, इसमें कुछ व्यवधान होता है, उसको भी पढ़ना है। यहाँ पर पॉलीसाइक्लिक रिलीफ है, मास मूवमेंट है रॉक्स का। फिर इसी में हम देखते हैं बहुत प्रकार के और भी रिजल्ट हैं जो लैंड फॉर्म को डेवलप करते हैं, उसको भी हमको क्या करना है, पढ़ना है इस यूनिट 3 में। हाँ, यहाँ पर ये यूनिट जो 4 है
वैसे यह यूनिट 4 होनी चाहिए, लिख दिया गया है यूनिट 5, लेकिन क्या है यूनिट 4 है। यहाँ पर अर्थ डायनेमिक्स में किसका रोल दे दिया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स, यानी जो जलवायु से संबंधित जो कुछ घटक हैं वह घटक इस अर्थ डायनेमिक्स पे क्या रोल निभाते हैं यह उसकी बात कर रहा है। तो यहीं पर बात कर रहा है, रेडिएशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, वाकर सर्कुलेशन है, सदर्न ऑसिलेशन है। यानी भारत की जब आप जलवायु पढ़ते हैं तो भारत की जलवायु में कुछ व्यवधान आता है, उसी में वाकर सेल पढ़ते हैं, हेडली सेल पढ़ते हैं। तो इसी में जब व्यवधान आता है तो एल निनो, ला निना, ये सब संकल्पनाओं को आप अध्ययन करते हैं। कहाँ पर, इस यूनिट 4 में। तो जब भारत का भूगोल आप पढ़ेंगे, जो बीए पार्ट 2 का पार्ट है, तो वहाँ पर भारत के भूगोल में जब मानसून पढ़ते हैं तो हम मानसून का सेगमेंट यहाँ से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ और बढ़ा दिया गया, क्या, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल रेडिएशन, ये सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। यल निनो, ला निना, यह सब चीज़ें यहाँ पर क्या हैं, दी गई हैं। तो इसके बारे में भी आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। साथ में यहाँ पर कुछ चक्रवात हैं, हरिकेन है, टॉर्नेडो है, फिर यहाँ पर देख रहे हैं थंडर वार्म्स हैं, कुछ वर्षा है। तो इन सब चीज़ों का भी यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से भी जो अर्थ का डायनेमिक्स है यह परिवर्तित होता है। क्योंकि जो जलवायु के कारक होते हैं, जलवायु के कारक के कारण ही वेदरिंग होती है, जो कहीं न कहीं डेविस और पेंक की इरोजन संकल्पना पर फिट बैठते हैं या उनको यह ज़्यादा डेवलप करते हैं। तो इसलिए यह क्लाइमेटिक कंडीशन को भी हमको अध्ययन करना है इस अर्थ डायनेमिक्स के अंतर्गत, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण घटक होता है अर्थ इरोजन के लिए। तो इसको भी हमें डिटेल में अध्ययन करना है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बीए पार्ट 3 के जो सेकंड पेपर हैं उसमें अर्थ डायनेमिक्स की तो बात करता है, लेकिन अर्थ डायनेमिक्स के साथ साथ एटमॉस्फेयर की भी बात की जाती है, और ख़ास करके कहाँ पर, इसमें भारत से संबंधित चीज़ें ऐड हो जाती हैं। अब देख लेते हैं कि बीए पार्ट 3 का जो पेपर 3 है, अच्छा, इसके लिए कुछ बुक्स हैं, बुक्स आप वही देख सकते हैं। इसमें सबिंदर सिंह की हमने कहा था कि एक बुक है जो बीए पार्ट 3 के लिए ज़रूरी है, उसका नाम है जियोमॉर्फोलॉजी। क्या नाम है? जियोमॉर्फोलॉजी। इसको आप ले सकते हैं, यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होगी, यह काफ़ी अच्छी पुस्तक है। हाँ, इसी का नाम क्या है? भूभौतिकी विज्ञान। क्या नाम है? भू मतलब भू आकृति कहते हैं, क्या कहते हैं? भू आकृतिक भूगोल, और इसी को क्या कहते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। इंग्लिश में जियोमॉर्फोलॉजी और हिंदी में क्या है? भू आकृतिक विज्ञान है। तो आप भू आकृतिक विज्ञान की पुस्तक को ले सकते हैं, और वैसे भी ये पार्ट 1 में इसकी आवश्यकता पड़ी रही होगी, तो हो सकता है आप अपने पास रखे हो तो फिर इसके लिए कोई पुस्तक अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, वह आपके लिए सफिशियंट है इस सिलेबस के लिए। अच्छा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि बीए पार्ट 3 का जो पेपर 3 है, यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पेपर 3 में जो पूछा जाएगा आपसे, यहाँ पर है जनसंख्या भूगोल और अधिवास भूगोल, कि जनसंख्या का किस प्रकार से सेटलमेंट होता है या इनकी कितने प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसी पर यह आधारित है। इसमें भी 9 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न हल करने हैं, समय 3 घंटा, और कितने नंबर का रहेगा? 50 नंबर का रहेगा। कितने यूनिट रहेंगे? 4 यूनिट। हर यूनिट से एक क्वेश्चन करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? कंपलसरी है, जो आपको हल ही करना है। अब देख लेते हैं कि इसकी पहली यूनिट में क्या क्या रहेगा जो आपके पेपर 3 में दिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहला है कि जनसंख्या का मीनिंग। इसमें बहुत सिद्धांत आते हैं, माल्थस का है, मार्क्स का है, फिर आप नोटेस्टीन का है। तो कई लोगों का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे जो सैद्धांतिक पक्ष है उसमें। फिर यह पॉपुलेशन माइग्रेट भी करती है, तो जब माइग्रेट करती है तो माइग्रेशन से संबंधित वहाँ की भौतिक दशाएं या पर्यावरण क्या करता है, उसको प्रभावित करता है। तो इन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे इसके यूनिट पहले में।
यूनिट जो सेकंड है इसमें है पॉपुलेशन प्रॉब्लम। ओवर पॉपुलेशन यानी कहीं की अगर जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो भी समस्या, कम हो गई तो भी समस्या, यानी क्या क्या होता है उसके एस्पेक्ट्स, क्योंकि मानव भी क्या है, एक रिसोर्स है, एक संसाधन है जिसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि यही अन्य रिसोर्सों को क्या करता है, दोहन करता है। तो यदि मानव ज़्यादा हो गया तो भी रिसोर्स का दुरुपयोग होगा, मानव कम हो गया तो भी रिसोर्स का दुरुपयोग होगा। और इससे संबंधित जो चीज़ें हैं, चाहे वो माल्थस का हो, मार्क्स का हो, रोस्टोव का हो, इन सब सिद्धांतों को हम लोग पढ़ेंगे। माल्थस, मार्क्स, रोस्टोव, इन सब सिद्धांतों को हम लोग क्या करेंगे, इसके यूनिट सेकंड के तहत पढ़ेंगे। इसी में हम अगर थर्ड यूनिट की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेटलमेंट की बात हो रही है, कुछ डेवलपमेंट की बात होती है, यहीं पर अर्बन सेटलमेंट हैं। फिर यहाँ पे अर्बन सेटलमेंट में बहुत प्रकार के अधिवास होते हैं, नगरीय अधिवास हैं, ग्रामीण अधिवास हैं, अर्धनगरीय अधिवास हैं। तो कितने प्रकार के अधिवास हो सकते हैं, उन सब बिंदुओं की चर्चा कहाँ की जाएगी, इसके थर्ड यूनिट में की जाती है। अगर हम फोर्थ यूनिट की बात करें तो यहाँ पर नगरों का जो क्लासिफिकेशन है इसमें कई सिद्धांत भी आएंगे। अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, हायरार्की ऑफ टाउन, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, जो क्रिस्टालर का सेंट्रल प्लेस थ्योरी है वो भी यहाँ पे पढ़ना है, अर्बनाइजेशन का प्रोसेस पढ़ना है, ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन पढ़ना है कि किस प्रकार से नगरों का विकास हुआ है, नगर किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, या इनका केंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है। इसी में हम देखते हैं कि सन नगर क्या है, उपनगर क्या है, प्रधान नगर क्या है। तो इस प्रकार के जो नगर से संबंधित सैद्धांतिक पक्ष हैं वो कहाँ पर हम देखेंगे, यूनिट 4 में देखेंगे। इसी में सब अर्बन की बात आती है, स्मॉल टाउन की आती है, रूरल अर्बन थिंग्स आते हैं, और प्रॉब्लम भी आता है, क्योंकि जब कहीं पर भी सेटलमेंट होता है और बिना प्लानिंग के सेटलमेंट हो गया तो वह एक समस्या का रूप धारण कर लेता है, जिससे कहीं न कहीं मलिन बस्तियों का निर्माण हो जाता है। तो उसके लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, फिर से प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो जनसंख्या भूगोल है और अधिवास भूगोल है, इससे संबंधित जितने भी पहलू हो सकते हैं उन सभी पहलुओं को हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है, जो आपके पेपर थर्ड का पार्ट है। तो इसके लिए हम कौन सी पुस्तक इस्तेमाल करें, इस पर भी थोड़ी चर्चा हो जाए कि कौन सी पुस्तक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगी। वैसे अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी एक किताब आप देख सकते हैं, माजिद हुसैन जी की हैं। यहाँ पर आप देखिए बहुत सी किताबें दी गई हैं। वैसे आप जिस भी किताब को चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप अगर रिकमेंड करना चाहें तो यहाँ पर आप देखिए एस.डी. मौर्य की एक बुक है। किसकी है, एस.डी. मौर्य की बुक है। आप इस किताब को प्रेफर कर सकते हैं। यह किताब क्या है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका नाम क्या है, जनसंख्या भूगोल। तो इस पुस्तक को आप ले सकते हैं और यह पुस्तक क्या है, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होगी और इसी के माध्यम से हम लोग अध्ययन भी करेंगे। तो जो जो पुस्तकें आवश्यक हैं वह भी आप लोग ले सकते हैं, और अगर ये ऑलरेडी आपके पास कोई पुस्तक है तो उसी के माध्यम से भी आप स्टडी कर सकते हैं। और देख लेते हैं सेटलमेंट पे कौन सी पुस्तक लिया जाए। तो सेटलमेंट के लिए भी बहुत सी पुस्तकें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, लेकिन हमको सभी पुस्तक नहीं, इसमें से कोई एक पुस्तक हम ले सकते हैं, और क्या है, रामचंद्र तिवारी, मतलब वही आर.सी. शर्मा की है, ये वाली आर.सी. तिवारी। यहाँ पर एक पुस्तक आप ले सकते हैं, आर.सी. तिवारी की है, अधिवास भूगोल। क्या है, अधिवास भूगोल। तो आर.सी. तिवारी की पुस्तक यहाँ से ले सकते हैं जो अधिवास भूगोल के लिए काम आएगी। तो इस प्रकार दो पुस्तक अगर आप ले लेते हैं तो जो आपका जनसंख्या और अधिवास भूगोल वाला सेक्शन है यह बेहतर तरीके से तैयार हो सकता है। भू आकृति ले सकते हैं अर्थ डायनेमिक्स के लिए, उसके लिए भी आपकी पर्याप्त हो जाती है। तो इस प्रकार अगर आप 2-3 पुस्तक प्रेफर कर लेते हैं बीए पार्ट 3 के लिए तो ज़्यादातर आपके जो भी सेक्शन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे।
अब इसके थोड़ा प्रैक्टिकल वाले सेक्शन पे हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल से संबंधित यहाँ पर चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। वैसे टोटल प्रैक्टिकल कितना है, 75 का है। इसमें से आप देख रहे हैं 75 में 50 नंबर आपका सेशनल रिकॉर्ड वर्क है कि आपने जो सेशन में वर्क किया है उस पर रिकॉर्ड यहाँ होता है। यहाँ पर 15 नंबर आपका किस पर है, वाइवा पर है, और 10 नंबर किस पे है, यह टेस्ट होगा। यानी लिखित 10 नंबर का होगा, वाइवा आपका कितना होगा, 15 नंबर का होगा। फिर यहाँ पर अच्छा थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गई, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं जो कार्टोग्राफी एंड लेबोरेटरी वर्क है ये कितने नंबर का है, 50 नंबर का है। लेकिन जो सेशनल रिकॉर्ड है, आपने जो काम किया है अपने क्लासरूम में अपने टीचर के साथ, उस पर कितना नंबर है, 15 नंबर है, और वाइवा पे कितना नंबर है, 10 नंबर है। तो इस प्रकार टोटल आपको कितने नंबर मिलेंगे, 75 नंबर आपको मिलेंगे इस प्रैक्टिकली सब्जेक्ट में। हाँ, इसमें क्या क्या रहेगा कार्टोग्राफी लेबोरेटरी वर्क में, तो इस पर आप देख सकते हैं काफ़ी पॉइंट दिए गए हैं। फिर भी कुछ संक्षेप में हम लोग आगे देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर आपसे उम्मीद की जा सकती है। पहला है टोपोग्राफिकल मैप है, रिलीफ हैं, टाइप हैं, इंटरवल हैं, स्लोप है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पैटर्न है, रिप्रेजेंटेशन है। वैसे इन सब पर आपको प्रैक्टिकली ज्ञान आपके क्लासरूम के साथ साथ आपके लेबोरेटरी में दी जाएगी। फिर भी आवश्यकता अनुसार जो आपको आवश्यकता होगी उस पर हम भी आपकी पूरी मदद करेंगे अपने स्तर से, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ें हैं तो प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादातर फिजिकली होती हैं, यानी आपकी उपस्थिति और हमारी उपस्थिति अनिवार्य होती है, जो शायद इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से संभव नहीं हो पाती हैं। लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव होगा हम आपका प्रैक्टिकल में मदद कर सकते हैं, चाहे वह थ्योरेटिकल से संबंधित हो, चाहे वह मैथमेटिकल पोर्शन से संबंधित हो, हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसमें आपका सुझाव आवश्यक है कि आप जो भी आपको आवश्यकता महसूस होती है आप उसमें कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, उस पर वर्क किया जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसको हम लोग बेहतर तरीके से तैयार करेंगे कि जिससे आपको समझने में कोई असुविधा ना हो, और जहाँ तक होगा प्रैक्टिकल पे भी हम लोग वर्क करेंगे। तो इस प्रकार इसमें भी कई किताबें आपको मेंशन की गई हैं जो प्रैक्टिकल के लिए आपके लिए मददगार होंगी। लेकिन उसमें आप अपने आवश्यकता अनुसार जो यहाँ पर रिकमेंड की जाती हैं विश्वविद्यालय के द्वारा, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। फिर भी आप अगर ऑलरेडी कोई पुस्तक आपके पास है तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं है तो आप एक पुस्तक कोई भी आप ले सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यूजफुल हो सकती हैं। तो खैर ठीक है, हम लोग इस पैटर्न के साथ अध्ययन करेंगे कि आपका भी जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते चलेंगे कि जिससे आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के साथ साथ भविष्य में जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहें, कॉम्पिटिटिव हो या फिर यूजीसी से संबंधित हो, उन सब एग्ज़ामों को भी आप बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकें। इसी दृष्टिकोण से हम इसको पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे भी। हाँ, बस ये ध्यान रखना है, आप यह सोच के मत पढ़िएगा कि सिर्फ आपको बीए पार्ट 3 को क्वालिफाई करना है। यह मान के पढ़ना है कि इसके माध्यम से आप अपने एकेडमिक जो भी एग्ज़ाम उसको क्वालिफाई तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जो भी आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे उसमें भी यूजफुल होगा, चाहे वह सिविल से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर आपके एकेडमिक से हो या हायर या यूजीसी, सब में यह आपके काम आएगा ही आएगा। क्योंकि आप यूजीसी का सिलेबस उठा के देख लीजिए, हायर का सिलेबस उठा के देख लीजिए या यूपीएससी का सिलेबस उठा के देख लीजिए, आपके यही बीए पार्ट 1, 2, 3 के जो सिलेबस हैं इसी का एक सम्मिलित रूप है जहां से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार हम अपने सिलेबस को क्रमबद्ध तरीके से पूरा करेंगे और आवश्यकता अनुसार जैसा आपका सुझाव रहेगा
उसमें हम लोग कुछ न कुछ परिवर्तन भी करते रहेंगे। तो ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने सिलेबस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।